अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम पास करवाने की बहुत जल्दी में है और उसके अंदर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसको हुकूमत के मुख्तलिफ लोग तो बता रहे हैं कि आइन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी आप तफसील पढ़ें तो बज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कायम करने के लिए ये तरमीम तजवीज़ की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी यही बार बार कहा जाता था कि अदालती निज़ाम की इस्लाह करनी है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और बंदयाल जैसे जो जजेज़ हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बुरा हाल कर दिया, अब हमने अदालत को ठीक करना है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिश ये हुआ कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो आइनी बेंच बनाया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस थी, जो रहनी चाहिए थी एक आला अदालत के पास इख्तियार और ताकत, वो हमने मुकम्मल तौर पर सलब कर लिया। इसी तरीके से 191 की जो प्रोविजंस थी उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। अब इस तरमीम 27वीं के अंदर फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दिल के बहुत करीब था। ये वो उस वक्त की अदालतों को कहती थी कि चमक के तहत फ़ैसले करती हैं, कैंगरू कोर्ट्स कहती थी। और उस वक्त वो कैंगरू कोर्ट्स इसलिए कहती थी कि IJI और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट बैक ग्रुप्स थे उसके तहत वो फ़ैसले ऐसे अदालतों से आते थे कि पीपल्स पार्टी को रगड़ा लग जाता था। और नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के जिस ज़माने में करीब होते थे, क्योंकि 2-2, 3-3 साल के साइकिल थे, कभी वो करीब होते थे, कभी वो जेल में या पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो उस वक्त उनको वो अदालतें सपोर्ट करती थी। तो वो कैंगरू कोर्ट्स उसको भी उन अदालतों को कहती थी। उस वक्त आइनी अदालतों का भी तसव्वुर वो लेकर आई कि ये होना चाहिए ताकि एक आम आदमी तक इंसाफ मिले, जो असल केसेस हैं वो सुने जा चुके। लेकिन आजकल की सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत आगे जा चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे क्या बनेगा अभी कहना बहुत ही कबलस वक्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम तजवीज़ की जा रही है, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी आई थी। PTI उससे बहुत शोर मचाया। मौलाना फजल रहमान जो थे उनके यहाँ बैठक सजती रही। मौलाना ने उस वक्त अच्छा प्ले किया, लेकिन एक ख़ास स्टेज के ऊपर जाकर मौलाना को भी मैसेज दिया गया कि या तो फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ हम तुम्हारे बगैर ही ये तरमीम पास कर लेंगे। एक या दो बंदे चाहिए तो वो कि JUI के हों या किसी और पार्टी के हों, वो मैनेज किए जा सकते हैं तो तरमीम पास हो जाएगी। तो मौलाना साहब अल्टीमेटली जो थे वो उस हार्ड लाइन से पीछे हट गए। PTI वाले बार बार इमरान खान की इजाज़तनामा लेने जाते थे। PTI ने उसके ऊपर बहुत अच्छी सियासत नहीं की। उन्हें पब्लिकली कुछ इश्यूज़ के ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए थी, जिसमें आइनी बेंच के ऊपर भी उन्हें पोजीशन इख्तियार करते हुए अंदर एक फ्रीक बनना चाहिए था। लेकिन वो पहले तो मुशावरत में शामिल रहे, मौलाना के ज़रिए मिलते भी रहे, आते भी रहे, जाते भी रहे, फाइनल स्टेज पर पीछे हट गए। अब शायद उनका वो वेट नहीं होगा। वेट इसलिए नहीं होगा कि हुकूमत उसके बगैर ये तरमीम कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी पास करवा के आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या ये बहुत अच्छी चीज़ है? मैं पहले भी बार बार चीज़ एक दोहराता हूँ, आज फिर दोहराऊँगा कि NFC अवार्ड जो इसी तरमीम के अंदर एक हिस्सा है, वो आज कर लें, 6 माह बाद कर लें, साल बाद कर लें, वो हमें करना पड़ेगा नागुज़ीर है। करना क्यों पड़ेगा कि आपने सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि वो कचरे के डब्बे के ऊपर भी अपनी तस्वीरें छाप के वो पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वफाक की पोजीशन ये है कि जो डेट सर्विसिंग और डिफेंस का ख़र्चा है वो हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमारा बजट डेफिसिट हर साल होता है, उतने ज़्यादा हम बैंकों से कर्ज़ा उठाते हैं। 7-8 हज़ार अरब रुपया हर साल हम बैंकों से उठाते हैं, 10-12 हज़ार अरब रुपया सूद की मद में अदायगी करते हैं। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो वफाक को हमेशा कंगाल करके रखेगा और सूबों के पास अजाफी वसाइल होंगे जिसकी वो क्वालिटी स्पेंडिंग नहीं कर रहे। उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है, और उसको आप टाल भी नहीं सकेंगे। आपको नहीं करेंगे तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनली कितनी दफ़ा कौमें आएंगी या IMF या वर्ल्ड बैंक के पास आप जाएंगे और आपको बेल आउट करेगा। लेकिन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिसमें अदालतों की आज़ादी शामिल हो, 243 की जो प्रोविजन शामिल हो, इसके ऊपर ऐसे इश्यूज़ हैं जब तक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो आप कर तो गुज़र सकते हैं, कर गुज़रेंगे आप, लेकिन क्या आप संभाल पाएंगे उसके बाद, ये एक बड़ा सवाल है। तो जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं स्टूडियोज़ में, उनसे पूछे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ PTI को कट टू साइज़ भी किया जा रहा है और PTI के अंदर से ही एक नई किंग्स पार्टी भी सामने आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। सारा कुछ इसी महीने होगा और हमारे सामने महीने के आखिर के अंदर एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें पता चलेगा कि सियासत पहले से महफूज हुई है या पहले से ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, और सेनेटर फैसल वाडा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जल्दी तरमीम आएगी 27वीं और हम पार्लियामेंट के जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
मैंने वैसे महल क्लैरिफाई कर दिया है। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही आएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया विच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। बेहतर होगा कि हम उसको पहले इस हाउस में ले आए। तो मैं अश्योर करता हूँ जी जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, जो 26 आईनी तरमीम के वक्त एक लतीफ़ा था कि लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि ड्राफ्ट किधर है, तो उन्होंने कहा भी मैंने देखा नहीं। तो आई होप कि अभी तारड़ साहब जो है दोबारा ये बात ना कह दें कि मैंने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आ जाए फिर बात करूँगा। देखिए, जो मलिक साहब हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में, उनके पास कितनी स्पेस है, उनके पास कितनी लिबर्टी है आज़ादाना फैसले करने की, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं हुकूमत में इन इलेक्शंस में, जो उन्हें फॉर्म 47 पकड़ाए गए हैं, उन्होंने इसके नतीजे में उनके पास कोई स्पेस नहीं बची। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस मनोअन फॉलो करनी है। ड्यू प्रोसेस का इसहाक डार साहब का आपने क्लिप सुनाया। कौन सा ड्यू प्रोसेस कि जहां पर पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल तो है ही है। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे, उसके अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। लिख के अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को दे रखा है कि जनाब ये अक्सरियत है हमारे पास, अल्लामा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब, लेकिन नहीं है। और इस माहौल में कि जहां पे अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, वहां पर हुकूमत कहती है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो हम बुनियादी तौर पर जो चीज इस मुल्क में नहीं अप्रिशिएट करते वो किसी भी चीज की इखलाकी हैसियत है। कवानीन की, पार्लियामान की जब तक इखलाकी हैसियत नहीं होगी लोग नहीं तस्लीम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। आप वक्ती तौर पर तो उनको नाफिज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर लोगों के गले के से नीचे उनको गुजार सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें अंडू होनी है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देख लें, उस वक्त हमें यह बताया गया, पाकिस्तान के सामने यह मुकदमा बनाया गया कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आज एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई है अदलिया के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और ये जो बिलावल साहब ने जो ट्वीट की, इसके अंदर 7 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया जी। सर, मैं उसकी तफसील की तरफ आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत की बात की जा रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? ऑलरेडी पहली अंडर डिस्कशन था जब 26 अमेंडमेंट बनी थी। हेलो जी 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 सर, जब ये 26 आईनी तरमीम आई थी उस वक्त इसका तो उसमें भी ये आईनी कोड का ही जिक्र था और आईनी कोड कंप्लीट होनी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस के साथ उस वक्त 26 अमेंडमेंट आई थी कि चले अगर को फुल कोड नहीं बन सकती, इंडिपेंडेंट कोड नहीं बन सकती, तो फिलहाल आईनी बेंच तश्कील दिया जाए, लिहाजा बेंच हो गया। अब ये देखें, फेडरेशिएट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और इंडिपेंडेंट कोर्ट है। इसी तरह अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट हो जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रहे, तो इसका मतलब है कि पब्लिक लिटिगेशन जो है वो इलादा हो जाएगी और पॉलिटिकल आईनी मामला जो है वो इलादा हो जाएंगे। इसके बनने में तो कोई इतराज नहीं है। आप सपोर्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है। और इसलिए बाकी जो चीजें हमने गवर्नमेंट को आज प्रेस रिलीज इशू की है कि ये बिल हमें भी रेफर किया जाए और हमारी राय ली जाए, ताकि वो सारी चीजें देख के बाकी मामला जो हैं उनमें हमें किसी पे एतराज भी है। लेकिन आपको एतराज किस पे है? हम एतराज ये है कि वो जो मैजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हैं, जुडिशियल पावर, उस पे हमें एतराज है। इसलिए कि ऑलरेडी जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं तो सारे इख्तियारात जब पहले सेपरेशन हुई थी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये उसी तरह रहना चाहिए। और सर, उसके अंदर NFC अवार्ड का 243 का भी जिक्र है, उसके ऊपर आप ओके हैं, खुश हैं?
नहीं सर, वो मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं है, मुझे डिटेल का नहीं पता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज प्रेस रिलीज इशू की है गवर्नमेंट को, हमने ये जिक्र किया है कि आप हमें शेयर करें ताकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब। सर ये नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है सर? नवंबर के महीने में सर्दियां हैं, जैकेट्स निकल आई हैं। आपके वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो मकई मिलती है ऑपोजिशन के लिए। आज बर्फबारी शुरू हो गई, आज पहला आगाज हो गया, तो मुझे लगता है कि गोलाबारी, अब गोलाबारी शुरू होने वाली। हम इसको बर्फ में कराची वाले गोलाबारी कहते हैं। हम तो देखते नहीं ना कराची के अंदर। गोलाबारी का शिकार कौन होगा सर? क्योंकि इस्लामाबाद में भी आजकल जब ओले पड़ते हैं ना, वो गोलाबारी की तरह ही पड़ते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो इस्लामाबाद में वो वाले ओले पड़ने वाले हैं दोबारा, जिससे गाड़ियाँ टूट सकती हैं। मैं तो समझा कि ओले पड़ चुके हैं, अब तो सिर्फ समेटने की बारी आ रही है। नहीं सर, अभी और एक फेज आने वाला है। एक स्पेल होता है ना, वो चलता है, आज आया, 2 दिन बाद वो दोबारा आया। स्पेल जिसकी आप निशानदेही करें 25 नवंबर की, उसमें ओलों के साथ इतने फटेंगे सर कि आप सोच नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो काम ना हो कि एक प्रेसिडेंट, एक पार्टी, जैसे मेरा बहुत सा ताल्लुक था मजहबी तरीके लब्बैक, उसको बैन कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और पार्टी इस तरह की बैन। अगर 26 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद आई तो वो भी टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएगी? देखें उसमें प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। मैं वो डेमोक्रेटिक ज़बान में बात नहीं करूँगा। एक बैन का ऑप्शन भी है, फेंटे का ऑप्शन तो है ही, ठीक है, बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपने मुस्बत पॉलिटिक्स करनी है, आपने केपीके के लोगों की खिदमत करनी है, या 13 साल में आपने वहाँ ये बताना है यहाँ कोई चोरी नहीं हो सर रही। मुस्बत कौन डिफाइन करेगा? क्योंकि आमतौर पर ना, मैं अब कोई 35 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो जो बंदा ताकतवर होता है ना, उसकी कौमी मुफाद की और मुस्बत की एक अपनी डेफिनेशन होती है। मतलब बाजवा साहब भी हमें बताया करते थे, मैं आपको उसी मुस्बत और कौमी दायरे की बात कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा कहीं भाव न रह जाए, हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पर, हाँ सेम पेज पर ही। तो वो मुस्बत उस हिसाब से सही होनी चाहिए। ऐसा देखें, अगर हम ये बात करते थे कि ये पार्टी चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सूबे में काम नहीं हुआ, तो अब तो सभी चोर हैं। अब सभी चोर हैं। केपीके में 13 साल में आपने सड़कें देख ली, अस्पताल देख लिए, स्कूल देख लिए, कॉलेजेस देख लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी साथ ही शामिल किया। नहीं, ये कहते थे ना। अच्छा। तो अब तो ये कहने के काबिल नहीं रहे ना। यहाँ सारे सूबों में ज़्यादा चोरी हो गई, यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, यहाँ माल बनाने का गेम ज़्यादा हो गया, यहाँ स्कूल कॉलेज 13 साल तो यहाँ है ना। हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं सिंध में आपने रोडें नहीं बनाई, तो यहाँ 13 साल रहा। यहाँ तो मैंने नहीं सुना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हो कि यहाँ सड़कें नहीं बनती केपीके में, यहाँ अस्पताल नहीं है, बुरा हाल है, बेहाल है लोग। क्या वहाँ मिला केपीके के लोगों को, ठीक है। अच्छा, पॉपुलैरिटी का मतलब ये तो नहीं कि सड़कें मिल गई आम आदमी की। सर जहाँ से आपने जुमला स्टार्ट किया था वहीं आपको लेके जाता हूँ। आप कहते हैं 26 नवंबर को अगर पीटीआई वाले उसी तरीके से पिछली 26 नवंबर की तरह इस्लामाबाद आए, तो जो 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन ये है कि फेंटा तो लगेगा ही लगेगा, हाँ, ये तो आपका 100% है कि फेंटा तो 100% है। हाँ, तो और वो दूसरा वाला ओले जिसमें गाड़ी के बड़ी गाड़ियों के शीशे टूट टूटे थे, तो वो वाले ओले भी फट सकते हैं। आपने यूज द वर्ड कि वो वाले ओले फट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई इबाहम ना रखे। और थर्ड आपने बोला कि वो जैसे टीएलपी को बैन किया गया, अगर वो काबू नहीं आएंगे तो या टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएंगे, या बैन का भी ऑप्शन है और गवर्नर राज लगा के भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो है गवर्नर, तो ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शन हैं, या बैन कर दें, ऑप्शन है। इधर तो नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में चीजें। एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना इज ए नॉर्मल फंक्शन। अगर सर मैं आपने मुझे शो पे बुलाया हुआ है, मैं अभी आपके यहाँ बंदूकें खोल दूं, गोलियां चला दूं, आपके कैमरामैन को गोली मार दूं, मुस्तफा को टांग तोड़ दूं, आपके गिरबान को पकड़ लूं, आग लगा दूं, तो आप क्या कहेंगे? सर इजाजत है? सर क्योंकि आप कर सकते हैं, आपके पास बंदूक भी होती है, तस्वीरें शेरें आपकी माजी में आती नहीं है, तो आपसे बच के रहना पड़ता है। अभी पड़ी हुई है ना। हाँ सर, वो तो हिस्सा है सर, वो तो इसकी गाड़ी में पड़े हुए। हम तो खुली बात करते हैं सर, अब अच्छा लगे सर। नवंबर के महीने में होगा क्या ये बता दें, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत इवेंटफुल महीना है, ये इसमें काफ़ी कुछ होना है। आप मुझसे पूछते थे, मैं आपको सीरीज बताता जाऊँ। आप बताएं सर, आप बताएं कौन सा सवाल आपको? मुझे तो बहुत सारे बस वो एपिसोड है ना, आप बताएं। इमरान खान का क्या होगा? इस साल के अंदर कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगले साल में क्या होगा? अगर यही सियासत रही मनफी, गोले बारूद, बदमाशी, गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ की, तो कुछ नहीं होगा और मुझसे मखड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और तकलीफों में जाएंगे, वो जो मैं नहीं चाहता कि होना चाहिए सर। और पीटीआई के अंदर से एक नई पीटीआई किंग्स पार्टी बने जा रही है? सर नहीं, देखे मैं आपको बताऊं, उसमें मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे बड़ी दोस्ती निभाई है। आज भी पावर कॉरिडोर्स में पीटीआई के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स में है, उनके साथ भी मैं दोस्तियां निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्ती अपनी निभाता हूँ। नई किंग्स पार्टी बनने वाली है? देखिए सर, मैंने 8 महीने पहले कहा था सेनेट के बाहर एक जीरक सियासतदान पर नजर रखिएगा, वो आपने देख लिया, वो बात हो गई। लेकिन सर ये फ्लॉप शो है।
और इसमें कुछ नहीं होना, और ना पीटीआई का रिप्लेसमेंट ही इमरान खान है, इमरान खान का रिप्लेसमेंट ही पीटीआई, ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें तो शाह महमूद की सरबराही में कोई पीटीआई का नया ग्रुप नहीं बन सकता, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, लेकिन ग्रुप शाह तो महमूद बन साहब- जाएगा लेकिन उसका वजन नहीं होगा। देखिए 9 मई के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह है, इसमें क्लैरिटी रखें। उमर चीमा है, शिबली फराज है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो अच्छे चेहरे हैं, जो अच्छे हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अच्छे चेहरे हैं। उमर चीमा और शिबली फराज अच्छे चेहरे हैं तो जेल में क्यों है? देखिए वो तो अब उनको अपना केस फाइट करना है। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई दफ़ा आप अगर मुझसे आप पूछें 15-16 साल की जो लाइफ उनके साथ मैंने गुजारी है, मैं तो शिबली फराज को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, सर, बाज़ और लोगों का- उमर चीमा को भी मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ। इसमें मेरी दो राय नहीं है इसके अंदर। सर फिर उनको छोड़ देना चाहिए ना। देखिए सर, मेरा ख्याल है जब ट्रायल होगा तो उनको छूट जाना चाहिए। तो फिर ट्रायल होगा तो तब 2 साल से तो बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, ट्रायल करवा दें उनका, क्या देखिए है सर 14 साल जरदारी साहब ही रह रहे थे, ट्रायल तब हो तो- गए हैं, सजाएं हो गई हैं 10 साल। और सजाएं जिस एविडेंस की बुनियाद पे हुई है, सॉरी वो एक पुलिस वाली। चाहता हूँ कि वो एक पुलिस वाला छुपा हुआ था मेज के नीचे और उसने सारी साजिश सुनी और उसकी बुनियाद पे सजाएं हो गई। सर वो तो ये अगर एविडेंस होगी, देखिए प्रोसिक्यूशन जो थी उसके ऊपर एतराज, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन हुई है 9 मई को बहाना बनाकर इतने लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन हुई है कि जिसके बाद फिर उसकी जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती। अभी भी मेरे भाई ने जो बात की कि जी फेंटे के लिए तैयार रहें, ये पाकिस्तान के अंदर ये जो अब एक कल्चर बन गया है कि जिसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में डंडा हो और मैं अपने मुखालिफ का बस फेंटे पे फेंटा लगाऊं। ये दायरों का वो सफर है, 90 की दिहाई के अंदर हमने ये फेंटे वाली सियासत देखी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे। हमने सियासत को वापस अपनी जगह पर लेकर आना है और उसके लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिसमें हम फेंटे वाली गुफ्तगू से बचे। सर नहीं बच जिसके सकते। अंदर नहीं बच सकते। अगर नहीं बच सकते और फिर सारा निजाम फ्रैंकली आज ये जितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 की जो बातें हो रही हैं उसके 2 हिस्से हैं मलिक साहब। सर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये 3 जमातें बराबर की 33% तीनों का हिस्सा दे दें तो 99% इनके हिस्से में आएगा। तीनों बराबर की इस फेंटे वाली सियासत की जिम्मेदार है। तो ये अपना रवैया बदलना पड़ेगा ना। एक ये हर बेनिफिशियरी और 2 जमातों ने तो इसकी कीमत जब अदा की तो उसके बाद वो 2006 में बैठे और उन्होंने आपस में एक मिसाक सुधरे नहीं, जमहूरियत सुधरे नहीं। ये बात ठीक है। वो दोनों जमातें, नून वोट को इज्जत दो, मिसाक जमहूरियत, पीपल्स पार्टी, सारे पीछे हट गए। अगर आज हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हम सियासी मुखालिफ आपस में जरूर रहेंगे लेकिन सियासी दुश्मन नहीं बनेंगे। यही फॉर्मूला है, इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आज मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है। इस टर्मोइल की वजह से आपके लोग जवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी दगरगू हालत में है, आपके पास बेरोजगारी की इंतहा है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक नहीं खत्म करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके मुल्क में। फॉरेन कंपनीज आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको छोड़ के जा रही हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसके अंदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं? सर वो तो एक फंडामेंटल अब ये रियलिटी है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ए वायबल बिजनेस, क्योंकि आपकी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है, टैक्स रेट्स इतना ऊपर तो ये चले सारा इसी वजह से है ना मलिक साहब कि हम पाए का साइज नहीं बड़ा कर सक रहे। अभी अगर हम एनएफसी की बात करते हैं जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज वफाक ने अगर अपना मुकदमा सूबों के सामने रखना है तो वफाक पहले यह बताए अपनी शाखर्चियां कम की हैं। सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाए, वजीर आजम का हाउस का बजट बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह बढ़ जाए, चेयरमैन सेनेट की बढ़ जाए, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ जाएं, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ जाएं, आप 1000 अरब रुपए से ऊपर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में जाया कर दें और फिर कहें ओ नहीं हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो सूबों का हिस्सा भी ले लो उनसे, ये बात कोई नहीं मानेगा। आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा कि आप फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए सीरियस हैं। आप बैंकों से कर्जा लेना छोड़ें, वो आप खत्म कर नहीं रहे। कोई बड़ी रिफॉर्म इनिशिएटिव ले ही नहीं सकी हुकूमत, रिफॉर्म है ही नहीं और वो कर भी नहीं सकेंगे। और फिर जो बाकी मानदा जो निजाम है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। अब ये जो 3 बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फिर उसके साथ जो जुड़ी बात है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट के, और फिर उसके साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी जो है ये अंग्रेज के दौर का कानून था और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी में होगा क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को इख्तियार मिल जाएगा? इख्तियार मिल जाएगा कि किसी भी शख्स को अंदर कर दें। बिल्कुल। अंग्रेज के दौर के अंदर यह कानून था कि क्योंकि उन्होंने एक रियाया के ऊपर हुकूमत करनी थी, तो रियाया को किसी भी वक्त कोई शख्स भी अगर कोई बात ऐसी करता है जो ताजे बरतानिया के लिए मुवाफिक नहीं है तो उसको अंदर कर दें। तो हम रियाया तो नहीं है। और आपका आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है कि किसी इदारे के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो मतलब अनान बन जाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 175(3) है, ये भी
सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे हारून साहब, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के हवाले से यही बात की। फिर आप जब ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स करेंगे जजेस की, उनको डीसी एसी की तरह उठा के किसी को कोयटा फेंकेंगे, किसी को आप पेशावर फेंकेंगे, तो उसको तो हर वक्त यही धड़का लगा रहेगा कि ये मेरे साथ होगा क्या, तो मैंने तो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं देना। सर, ये और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डगड़ा लगाने के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं मलिक साहब, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 70 साल उम्र रख रहे हैं, टेम्पटेशन क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जजेस के लिए कि आप रिटायरमेंट के बाद 5 साल आपके लिए मजीद तैयार हैं जनाब, हमारे खिलाफ लेकिन फैसला नहीं देना। वेरी गुड सर। सर वाडा साहब, मैं 26 ये जो नवंबर के महीने में क्या कुछ होना है उसके ऊपर आपसे और भी बातें पूछनी है। मौजूदा हुकूमत का क्या बनेगा? क्या बनेगा? 27वीं तरमीम पास हो जाती है। हाँ, हो जाएगी। तो हो जाएगी ना? हाँ। कोई इशू भी नहीं आएगा? नहीं। तो फिर हुकूमत का क्या करेंगे आप? क्या करें इसका? आप ही बताएंगे, मुझे क्या बताओ सर, आपने तय कर। हुकूमत लेजिस्लेशन लेके आ रही है, इलेक्शन पास हो जाएगी, हुकूमत चलती रहेगी। जो आपको अपना क्रेडिट तो ना ठीक है, नहीं हुकूमत ही लेके आ रही है ना सर। क्या कहते हैं, हुकूमत जब लेके आएगी वो पास हो जाएगी तो पास हो जाएगी, फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए मैं तो मेरा सवाल ये है कि उसके बाद हुकूमत क्या करेगी? जो अभी तक हुकूमत करती आई है। अगर एक टीम मेंबर आपको गोल पे गोल मारी जा रहा है, दुनिया में भी वो डंका बजा रहा है, जंग भी जीत के ला रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है, लोग हमें अपने साथ एग्रीमेंट में मिला रहे हैं, सऊदी अरेबिया समेत बाकी और ये सर कौन कर रहा है? फील्ड मार्शल कर रहा है ना। तो सर यही तो बेसिक क्वेश्चन है जिसके आप दाएं बाएं से निकल। मैं तो दाएं बाएं से कभी नहीं निकला, आप मुझे दाएं बाएं ले जाते हैं, मैं तो सीधा आता हूँ। सर ये फील्ड मार्शल ने किया सारा कुछ, तो मैं ये तो पूछो फिर हुकूमत क्या करेगी? तो हुकूमत ने इस बार एक अकलमंदी का काम ये किया है जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें काम आता नहीं, हम काम करने नहीं काम आता। पिछली हुकूमतों की बात करें, वो कहते हैं हमें काम आता नहीं है, हम करने भी नहीं देंगे। यही होता रहा ना पाकिस्तान के साथ। अब की बारी उन्होंने कहा ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर एक टीम लीडर है या टीम मेंबर है या टीम को आगे लेके चल रहा है और मेडल्स लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ठीक है उसको करने दो। तो सब उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए। तो इसमें क्या बुराई है? अगर एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है तो उसमें बुराई क्या है? आपको मैंने कहा आपको बहुत शौक था जमहूरियत का, फिर आप जमहूरियत, जब मैं उस वक्त आपको जमहूरियत के बारे में कहता था आप मुझसे नाराज होते थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जमहूरियत कैसे है? ये मेरा जो दोस्त है, मेरा भाई जो है, हम साथ ही हमने शुरू किया, मेरा सीनियर भी है पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं ये आइडियलिस्टिक है। ये 100 साल के बाद जब मुल्क रिवॉल्व हो जाएगा तब बात होगी। मैं तो रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आइडियलिस्टिक है। ये जमहूरियत की बातें कर रहा है, आर्टिकल्स बताएगा, आप इसका पूरी रात बैठे रहेगा, वो खाने खिलाता रहेगा, बातें करता रहेगा, ये आइडियलिस्टिक है। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ। अगर ये समझदार होते ना खोकर साहब, तो इस वक्त कोई लॉ मिनिस्टर होते और इंतजार कर रहे होते कि मसवदा आईनी तरमीम का मेरे पास आने वाला है, जल्दी बताऊंगा वाडा साहब कौन सा है। देखिए मेरी बात, तो ये समझदार नहीं है, इसलिए मेरे पास बैठे। खोकर साहब की आपको मैं एक चीज बताऊं, मेरा तो भाई है बहुत प्यारा। ये क्यों इतनी बातें करता है, कैसे करता है इतनी बातें? इसलिए कि इसको अल्लाह ताला ने उस घर में पैदा किया जहां इसका पेट भरा हुआ है। अगर इसका पेट भरा हुआ नहीं होता, ये महरूम होता बेसिक चीजों से दुनिया के अंदर। बेसिक पाकिस्तान में आपके ख्याल में शहबाज साहब का पेट खाली था इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं? आपने अभी तो बताया कि फील्ड मार्शल सारा कुछ कर रहे हैं। और तो अगर कर रहा है तो मैं क्या ना क्रेडिट दूं उसको? फील्ड मार्शल का कर रहा है, जंग मैंने जीती, प्राइम मिनिस्टर जंग मैंने जीती, जंग मैंने जीती, मैंने गोलियां चलाई जाके। क्रेडिट तो मैं सरेंडर भी लेता हूँ पाकिस्तान में। पासपोर्ट तो मैं भी बड़ी प्राइड से दिखाता हूँ। खैर पहले भी दिखाता था ब्लू रंग का, वो देना पड़ा, उसके बाद सजाएं भी खाई, लेकिन अब हरा पासपोर्ट बहुत प्राइड से दिखाता हूँ। आप भी दिखाते हैं, ये भी दिखाता है, आप जाते हैं सब इज्जत से मिलते हैं। तो हमने जंग जीती थी। जो ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए वो हमने किए हैं। जो सऊदी अरेबिया से स्ट्रेटेजिक चीज़ें साइन हुई वो हमने की हैं, तो हम पहले क्यों नहीं कर लेते? ये सर तीनों का क्रेडिट ट्रंप से ताल्लुकात की बेहतरी, सऊदी अरब से जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हमने साइन की, और जंग जीतने का तो खैर ऑब्वियस है वो फील्ड मार्शल का, जाहिर सी बात है। प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा थे, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने जिस वक्त ये सब कुछ पाकिस्तान के, मतलब प्राइम मिनिस्टर बस लकी इनफ कि उस वक्त वहां मौजूद थे। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उनको भी बुराई, वो भी तारीफ करते हैं उस बात की। तो अगर एक हमआंगी के साथ चीज चल रही है और एक आदमी लीड करके चीजें लाके दे रहा है, अगर शो का आपके अल्फाज में इससे ज्यादा डिस्क्रेडिट करने का प्राइम मिनिस्टर को तरीका नहीं हो सकता जितना आप उसे कर चुके हैं। आप तो बोर लगाते हैं उसके ऊपर कि वो ही वाज जस्ट लकी कि वो वहां था। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे इस प्रोग्राम के अंदर देखकर आपके कमेंट सेक्शन में लिखे बड़ा झूठा है, तो मैं कहता हूँ हमने जंग जीती, हम लेजिस्लेटर थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सऊदी अरेबिया से, हमने वेस्ट से मुस्बत किरदार किया, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे किए, सब कुछ जो है खित्ते के अंदर अमन और अमान की बातें की, इंडिया को ठोक बजा के साइड पे किया, वो हमने किया। चलिए आप कहते हैं, मैं मान लेता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। कहते भी मुझे हिचकिचाहट सी हो रही है। ये गुफ्तगू सुन के शहबाज साहब की किताबों में आज से आप जीरो हो जाएंगे। मैं तो कभी भी उनकी जबान में हीरो नहीं था, लेकिन मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। अब उनको कदर की निगाह से देखता हूँ, एटलीस्ट
मुस्बत किरदार अदा करें। वो ये नहीं कर रहे कि मुझे मैं भी नहीं करूंगा तो मैं भी नहीं करने दूंगा। ये तो जो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे तरमीम के ऊपर भी आपसे भी बात करें। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चंद रोज़ पहले खोखर साहब जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं प्रेसिडेंट हाउस में, तो उसके बाद पता ही हमें चला कि हुकूमत यही जो रवा हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते में इस तरमीम को ला के पास भी करवा के तो सारा कुछ फ़ारग करना चाहती है। वो कुछ अटक गया मामला, शायद कुछ लोगों ने तजवीज़ दी कि पहले इस पर मुशावरत कर लें फिर आगे चलते हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल में 8-10 रोज़ 15 रोज़ से ज़्यादा की ये गेम नहीं है। नंबर्स इनके पास हैं, कर लेंगे। जल्दी इतनी क्यों है? तरमीम आइन के अंदर करने के लिए तो ओपन हाउस डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर लाइव लोगों को दिखाएं, क्योंकि अब फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज करने जा रहे हैं। अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत है? इमरजेंसी क्यों है? मेरे ख्याल से एक तो 30 नवंबर को एक रिटायरमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। किसकी हो रही? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं। अच्छा। तो ये एक प्रिज्यूम किया जा रहा है कि इसीलिए जल्दी करनी है ताकि फर्दर अपॉइंटमेंट उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो सके। और उसमें अगर जजेस की एज ज़्यादा होगी तो जजेस की एज ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट होंगे वहाँ पर जाने के लिए। ये अभी एक मतलब ख्याल रही है, इस खबर नहीं है अभी ये। और फिर इसी तरह 243 है जो जिसके अंदर तरमीम की बात की है बिलावल साहब ने कि उसमें भी तरमीम आ रही है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट तरमीम होगी। अब हमें सारी स्पेकुलेशंस हैं, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ड्राफ्ट सामने आए तो फिर पता चले। इस पे ज़्यादा स्पेकुलेशन ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन द पॉइंट इज़ मलिक साहब कि देखें, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, अब वो अफराद नहीं चला सकते, ये इदारों ने चलाना है। इदारों को हमें मजबूत करना पड़ेगा, हमें निज़ाम इंसाफ जुडिशरी को मजबूत करना पड़ेगा, ना कि उसको सबसर्विएंट एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में कर ले। हमें पार्लियामान को मजबूत करना पड़ेगा, हमें पार्लियामान को वो स्पेस देनी पड़ेगी। सर इसमें एक मेरा सवाल है, मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, मैं आज तक तसल्ली खुद को भी कन्विंस नहीं कभी कर सका। मैं महसूस करता हूँ कि पार्लियामान को ताकत देने के लिए मैं और आप बाहर से बैठ के सवाल जवाब करके बड़ी अच्छी बातें करके कुछ कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामान को अपना इख्तियार खुद असर्ट करके लेना। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, अगर वो सबसर्विएंट रहना उनको तरजीह है, क्योंकि उस रहने से उनको वो सामने वाली कुर्सी मिल जाती है, तो फिर इसमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई आइन ऐसा नहीं है जो उसको मजबूत कर सके। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मलिक साहब कि हम सियासतदान जो है, हमें सिर्फ इक़्तिदार का लालच, इक़्तिदार की ख्वाहिश हर नज़रिया कुर्बान करने के लिए फ़ौरन तैयार कर देती है। हम जब तक स्पेस खुद नहीं लेने की कोशिश करेंगे और अपने प्रिंसिपल्स के साथ नहीं खड़े होंगे, वही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज कहाँ हैं? खामोश हैं। आज जब बुनियादी फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ इज नो वे टू बी सीन। एक सिंगल स्टेटमेंट उनकी मौजूद नहीं। और आज से 3 साल पहले की उनकी सियासत देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी ये जो 7 बातें की हैं, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि जिस रात ये 27वीं तरमीम पास होनी है, उस रात पीपल्स पार्टी का बयान क्या होना है कि हमने 18वीं तरमीम को बचा लिया, तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर के जो महकमे थे वो अब सूबों के पास ही रहेंगे। हम 18वीं तरमीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन रोती आंखों और रिश्ते कानों के साथ ये बाकी तरमीम पे हम साथ दे रहे हैं हुकूमत। सर वो जो निसाब यकसा करने वाली बात है ना, उस पर भी पीपल्स पार्टी बैक ट्रैक करेगी। तो ये आप तो रखिएगा, बैक ट्रैक होगा उस तो। और दूसरा इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी है मलिक साहब इस कॉन्वर्सेशन में कि इंटरनेशनली इस खित्ते के अंदर 2 बड़ी जंगें रहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी स्टेट, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप्स जो थी, उनको व्हाइट हाउस के अंदर इंटरटेन किया जाता रहा, वेस्ट उनको सपोर्ट करता रहा, और उसके नतीजे में हमारा जो सिक्योरिटी स्टेट का जो तशख़्ख़ुस है वो फिर मजबूत हुआ। और उसी सिक्योरिटी, अब वेस्ट जो है और बाकी दुनिया, या आप अरब वर्ल्ड ले लें, इवन चाइनीज आप ले लें, वो प्रेफर करते हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन। सियासत के अंदर तो फिर बहस होती है, सियासत के अंदर तो आप चीज़ों को परखते हैं। यमन का फैसला आपके सामने मौजूद है, पार्लियामेंट ने नहीं एग्री किया उस वक्त। इसी तरह और कई वाकयात हैं कि जिनके अंदर वो जो पीरियड था 2008 से 2013 तक, जब एक स्पेस अवेलेबल थी पार्लियामेंट के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, सिविलियन के पास। मुझे सलाला का इंसिडेंट याद है, उस निज़ाम का मैं उस वक्त हिस्सा था, करीब से चीज़ों को देखने का मौका मिला जब हमारे फौजी शहीद हुए अमेरिकन फायरिंग में और बम्बार्डमेंट में। तो पार्लियामेंट खड़ी होगी, उनका कि आप नेटो सप्लाईज उस वक्त तक नहीं बहाल करेंगे जब तक अमेरिका माफी नहीं मांगता। सर लेकिन एक चीज़ रखिएगा, उस वक्त जनरल कियानी ने वो स्पेस आपको खुद से देकर, आपको तकवीत देकर खड़ा किया था।
2008 में परवेज मुशर्रफ साहब की रुखसती हुई थी। सलाला वाले इंसिडेंट की बात कर रहा हूं। उससे पहले भी जी कि दो शहीद बीबी की शहादत हुई थी, मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल था और जिस माहौल के अंदर इलेक्शंस हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट के पास वो स्पेस ही नहीं बाकी रह गई थी कि वो सिविलियंस को डिक्टेट कर सके। लेकिन फिर भी उस दौर में हमने एक दो स्कैंडल्स भी देखे, मेमो स्कैंडल हमने देखा। तो द पॉइंट इज कि हम सियासतदान सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं कि जो एंड ऑफ द डे सिर्फ मुल्क को ही नहीं, जमहूरियत को भी नुकसान। जमहूरियत की रूह के मुनाफी होते हैं। वाटर साहब, जो इसका कुछ टाइम फ्रेम भी है जहन में कि कितने दिनों में और कब तक इसको पास करना है 27वीं आईनी तरमीम को? आप कब चाहते हैं? कल सुबह कर ले सर, आपकी मर्जी। कल सुबह से शुरू कर देंगे सर, इस सब महीने से पहले निपटा देंगे। इस महीने के एंड से पहले निपटा देंगे। हाँ, निपटा देंगे सर। आपको शौक है, इन्होंने कहा डिबेट करने का, आपने भी कहा है, वो भी करा देंगे। और बताएं सर, सेनेट के अंदर चंद दिन बहस करवाएंगे और मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड होंगे। काम ही बस सेनेट से शुरू होगा। सेनेट से ही शुरू होगा। हाँ, और सेनेट में अभी 2/3 मेजोरिटी नहीं है हुकूमत के हुक्म पास, करें सर, नेशनल असेंबली में है। आप हुक्म करें, शुरू सेनेट से ही होगा। और सर 2/3 मेजोरिटी मैनेज हो जाएगी सेनेट में? हाँ सर, आप किसी जगह के लिए नंबर चाहिए, वो भी पूरे हैं, बताए कितने चाहिए। नंबर भी पूरे हो जाएंगे। सर मसला ही कोई नहीं है पाकिस्तान। मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान भी सपोर्ट करेंगे। मतलब मौलाना फजल रहमान से हम सीखते हैं, हमारे बड़े हैं। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की हमेशा सलामती के लिए, बका के लिए खड़े हुए हैं। अगर उनकी कोई रिजर्वेशन होगी, उनको एड्रेस किया जाएगा। वो भी हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं खड़े हुए। इसी महीने हमने गजा के ऊपर भी फैसला करना है। वो सेनेट का हिस्सा नहीं है। इसी महीने हमने ईस्ट और वेस्ट के ऊपर जो दोनों चैलेंजेस है उसके ऊपर बहस भी करनी है और अपनी पूरी फौज के पीछे खड़ा भी होना है। फौज के पीछे अब आपका चारा क्या खड़ा ना होने का? इतना बड़ा मार्का फौज ने आपको मार के दिया है, जिसकी आप हसरत तमन्ना करते थे, वो तमन्ना आपकी पूरी की। जो आपके लिए पहले था कि जंग लगे हुए हैं, फलाना धमाका है, जिस तरीके से शिकस्त हमने इंडिया को दी, जिस तरीके से हमने लोहा अपना मनाया, जिस तरह से हमने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा, वो अनप्रेसिडेंटेड है सर। ये तो हम माने ना, ये क्रेडिट तो आप दें, इस पे तो हम खुशियां मना रहे हैं ना, इस पे तो हम प्राइड ले रहे हैं। तो ये किसने करके दिया है? इसी फौज ने करके दिया है ना। इसी अल्लाह का खास करम है, इनायत है, उस वजह से पूरी कौम का सर फखर से बुलंद है और हम चाहते हैं कि हर महाज के ऊपर ऐसी कामयाबी मिले। ईस्ट वाला चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ ईस्टर्न बॉर्डर से, और वेस्ट वाली सूरत हाल ये है कि आप इस्तांबुल में तालिबान से टॉक्स कर रहे हैं। ये दोनों चैलेंजेस इसी महीने आपके साथ। मेरी बात सुने, आप अगर मजहबी साइड पे भी देखें तो बात भी होती है और लड़ाई भी होती है। अगर ज़बान से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ताकत से होता है। ये तो आपको मज़हब ने भी इसकी इजाज़त दी है। मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो तरीका हुसैन ही इस चीज़ का है। आप बात करते बातचीत ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो लड़ाई से ताकत। देखिए अफगानिस्तान है, हम उसका पासदारी कर रहे हैं। जो टर्किश बीच में आए हैं या कतर बीच में, हम उसकी पासदारी करेंगे। हाँ, पटाखा भी उनकी तरफ से हमारी तरफ आया तो हम टुकड़े कर देंगे उसके। हमारी क्लैरिटी है, तो इस पर हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि हम सुकून से सोते हैं। वो जो शहीद खून दे रहे हैं सर, और हम घर में अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, तो उसका मान और जो वो है वो तो हमें देना पड़ेगा ना। तो अगर हम उस क्रेडिट को स्ट्रेंथ, देखिए एक टर्म है मल्टी डोमेन। पहले जंग होती थी सिर्फ एयरफोर्स की, हवा में, पानी में और ज़मीन पे। अब साइबर भी है जंग, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, खत्ते के अंदर पोजीशनिंग की जंग भी है। इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए लेजिस्लेशन पास करने की ज़रूरत है। आप लेजिस्लेशन पास करके आर्मी के अंदर एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। उस सिनर्जी का बेनिफिट पाकिस्तान को होना है। सर ये एक्सप्लेन करें, लेजिस्लेशन पास करके आर्मी में सिनर्जी आर्मी का क्रिएट करने हाउ क्या होगा उस तरमीम के अंदर? मैं तरमीम का आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ना अपनी डिफेंस लाइन को। डिफेंस लाइन को आपकी अब सिर्फ एयरफोर्स की जंग तो नहीं रही ना सर। थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को एड्रेस क्या तरमीम होगी सर जिससे वो स्ट्रेंथन होगा? सिनर्जी। उस सिनर्जी के लिए आप अपनी डिफेंस तरमीम क्या होगी जिससे वो मजबूती आएगी? देखिए तरमीम का आप इफ एंड बट और क्लॉज और फुल स्टॉप पे तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपको स्ट्रेंथन सर आपको एक्सप्लेन तो करें, समझने में आसानी हो जाएगी। ना आपको सब समझ है सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आप समझा दें, मैं उस पर हाँ और ना बोल दूंगा, ऐसा कर लेते हैं सर। मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं, आप ही बोल दें। मैंने तो इनको ये कुछ राय देने लगे थे, तो दरमियान में मैंने कहा कि इसके ऊपर ना ही। सर ये हमारा भाई है, आइडियलिस्टिक है। इसका इंशाल्लाह सपना पूरा होगा जब 100 साल की डेमोक्रेसी हो जाएगी। अभी तो हम इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर है। जब इवॉल्व कर रहे होते हैं सब चीज़ें होती है। आइडियलिस्टिक है ना, क्या रूम है इसका? सर आपने ये जो लफ्ज़ बोला ना 100 साल की डेमोक्रेसी वाला, इसका मतलब है कि हम जो प्रेजेंट सिस्टम है एक गवर्नेंस का, जिसमें इसको दुआम देने जा रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स, तो उसमें 100 साल हो जाएंगे ना पूरे। हाँ, डिज़ायर तो यही होती है। तो फिर तो आप चाहते हैं कि इसी को दुआम दे दिया जाए? नहीं, मैं तो इसका मद्दा हूँ। देखिए मैं आपको बता, आप चाहते हैं मैं तो बड़ा क्लियर हूँ भाई। इस मुल्क की डेमोक्रेसी ने चले आप डेमोक्रेसी का ढोल पीटते हैं। आज से 2026 साल है ना सर? जी हाँ। तो 3-4 साल के लिए तो दुआम है ना? नहीं, मैं इंशाल्लाह 100 साल पूरे करेंगे। फिर हम
खोकर भाई को साथ बैठाएंगे और बोलेंगे चलें अब आप तो कहीं करें हम आपके साथ हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक सोच सर अल्टीमेटली मैं बड़ी दरख्वास्त की इनसे कि कुछ थोड़ा सा बोल दें, तो इन्होंने ये दुआम का लफ्ज़ बोला है, वो मुझे पसंद आया, इन्होंने 100 साल दुआम वाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शहबाज साहब की रेलेवेंस अब खत्म हो जाती है। एक मिनट नहीं, शहबाज साहब की रेलेवेंस नहीं खत्म होती। अच्छा। शहबाज साहब का नेमो बदल इस मुल्क के अंदर नहीं और एफएम का नेमो बदल इसमें नहीं कोई पाकिस्तान के अंदर। अभी अगर इक्वेशन आप देखें सर शहबाज तो दोनों साहब का नेमो बदल नहीं है। शहबाज साहब इज वन एंड ओनली शहबाज साहब। उन्होंने ट्रंप को भी कहा कि तेरे जैसा बंदा कोई नहीं है। अगर उसकी उनकी अल्लाह ने एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल फोरम पे भी करा दी है, चाहे उसके लिए फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर गोल एफएम ने किए हों, ठीक है, तो ठीक है, बुराई तो कोई नहीं है। सर मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बिल्कुल सही। तो ये दुनियावी ये सोच के इक़्तिदार हमेशा रहेगा, इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत से लोग पाकिस्तान में आए, दुनिया भर में आए, वो यही सोचते थे हमें जो चीज़ सामने रखनी चाहिए वो आवाम की फलाह है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, झगड़े ख़त्म करना है, लोगों के अंदर खुशहाली लेकर आना है, रोजगार आप लाए क्या? और वो अथॉरिटेरियन निज़ाम नहीं ला सकता। अच्छा, आप कब लाके दिया? आपकी डेमोक्रेसी थी ना सर, आप इस पार्टी का हिस्सा थे। चलने ही नहीं दी इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने, कौन सी चलने दी? देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर होता क्या है कि आप सियासतदानों के हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ा देते हैं। आज इमरान खान साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड है, उनकी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल नहीं है, सियासत इशू से दूर जा चुकी है। ये आएगी। एक जमाना था मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड था। आप लोगों के हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ाना बंद करें, लोग पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि उनका हुक्मरान कौन होगा। जब आप बंद कमरों में ये बैठकर फैसले करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लोग अपनी तज़हीक महसूस करते हैं। मुल्क इस तरह नहीं चला करते। आप सियासत को इश्यूज के ऊपर वापस आने दें। ये कि जी 243 के अंदर तरमीम हो जाए, हम अदलिया की आज़ादी खींच लें, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? आप सिर्फ वही काम करें जो आपकी डोमेन है। हर मुल्क का इदारा, चाहे वो अदलिया है, उसने अगर जुडिशल एक्टिविज्म किया, गलत किया। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत करती है, गलत करती है। सियासतदान वहां पर जाकर सर झुकाते हैं, गलत करते हैं। अगर मीडिया कॉम्प्रोमाइज होता है, गलत करता है। तो हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो एक चीज जो फंडामेंटली जिस पे हमें एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि विल ऑफ द पीपल की जो सैंक्टिटी है उसको हम कभी मलियामेट नहीं करेंगे। सर ये अगर जलसे में तकरीर करा तो मैं सीटियां बजाता। मुस्तफा नवाज खोखर सर, सेनेटर फैसल ऑर्डर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।